इजराइल हमास जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तारीख 19 नवंबर 2023 तुर्की से निकलकर भारत आ रहा एक मालवाहक जहाज लाल सागर में दाखिल हुआ और जैसे ही जहाज ने रफ्तार पकड़ी, कैप्टन को रोकने का इशारा मिला। अगले ही पल बंदूकधारियों का एक दल जहाज के अंदर दाखिल हो चुका था। उन्होंने बंदूक दिखाकर कहा, तुम हमारे कब्जे में हो, जो करने को कहा जाए वही करो। ये यमन के हूती विद्रोही थे। 2015 से यमन के अधिकांश हिस्सों पर उनका नियंत्रण है। उनकी अपनी सरकार है, उनकी अपनी सेना है, लेकिन उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी से मान्यता नहीं मिली हुई है। जिन्हें मान्यता मिली है उनके पास हूती विद्रोहियों को रोकने की ताकत नहीं है। खैर, होने को तो ये एक हाईजैकिंग की आम घटना भर सकती है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। इसका लिंक गाजा में चल रही जंग से है। दरअसल जहाज के कब्जे के बाद हूती सरकार ने कहा कि हमने इजराइल के जहाज को पकड़ लिया है। अगर इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक में हमला नहीं रोका तो अंजाम बुरा होगा। जो हश्र जहाज का हुआ है वही औरों का भी हो सकता है। हालांकि इजराइल का कहना है कि ये जहाज उसका नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हूती विद्रोहियों ने भारत आ रहा किसका जहाज पकड़ा और इजराइल ने अब ईरान को धमकी क्यों दी। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले आप ये नक्शा देखिए। लाल सागर या रेड सी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में है। उत्तर में इसका सिरा इजिप्ट के सिराए पेरानसोला से जुड़ता है। वहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता स्विस की खाड़ी होते हुए स्विस नहर की तरफ जाता है, दूसरा अकावा की खाड़ी होते हुए इजराइल के शहर एलिट की तरफ। लाल सागर के बेसिन में कौन कौन से देश बसे हुए हैं? एशिया महाद्वीप में है सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन और इजराइल अफ्रीका महाद्वीप में है इजिप्ट, इथोपिया, सूडान और सोमालिया। इनमें से कुछ के इजराइल के डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, मसलन जॉर्डन, इजिप्ट, सूडान, इथोपिया इत्यादि। कुछ दोस्ती की गुंजाइश तैयार कर रहे हैं जैसे सऊदी अरब, जबकि कुछ इजराइल को जानी दुश्मन मानते हैं जैसे कि यमन। और जब से वहां पर हूती विद्रोहियों का कंट्रोल हुआ है, रिश्तों में सुधार की उम्मीद ना के बराबर हो गई है। तो हूती कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि ये हमास हिजबुल्लाह के साथ ही ये तीसरा विद्रोही गुट है जिसने एकमात्र यहूदी देश को निशाने पर लिया है। हूती की जड़ें यमन से जुड़ी हुई हैं। एक प्रभावशाली मौलवी बद्र अल दीन अल हूती ने अपने बेटे हुसैन अल हूती के साथ मिलकर साल 1990 में इसकी स्थापना की थी। ये दोनों पिता पुत्र 1979 में हुई ईरानी क्रांति और साल 1980 के दशक में हुई दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के उदय से प्रभावित थे। इन्होंने यमन के जायदियों के बीच सामाजिक और धार्मिक नेटवर्क बनाना शुरू किया। ये यमन के उत्तरी प्रांत सादा में रहते हैं जो सऊदी अरब की सीमा पर स्थित है। नेक इरादों के चलते शुरू ये आंदोलन कालांतर में सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। ये विद्रोह इस स्तर पर पहुंच गया कि देश में गृह युद्ध छिड़ गया। हूती विद्रोही यमन के शासक से खफा थे, उनकी नीतियों से खफा थे, तानाशाही का विद्रोह कर रहे थे। यमन के राष्ट्रपति रहे अली अब्दुल्ला सालेह को चुनौती देने के बाद हूती तेजी से आगे बढ़े और इनका प्रभाव बढ़ता गया। साल 2014 तक इस संगठन का प्रभाव राजधानी साना समेत देश के अन्य हिस्सों तक फैल गया। असल में सरकार ने साल 2004 में हूती की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया और यहीं से ये सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई। आदिवासियों को एकजुट किया। इसी बीच सरकार ने सादा में इनके खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया। इस बीच संस्थापक सदस्यों में से एक हुसैन को यमन की सेना ने मार गिराया। उधर अमेरिका ने यमन का समर्थन कर दिया। देखते ही देखते हूती आतंकवादी की श्रेणी में आ गई और यमन गृह युद्ध की आग में झुलसने को विवश हो गया। इस बीच हूती लगातार मजबूत होते गए। उन्हें सरकारी मशीनरी का भी समर्थन मिलने लगा और साल 2010 में इस विद्रोही संगठन ने सादा पर पूरा नियंत्रण पा लिया। हूतियों का सऊदी अरब से क्या कनेक्शन है? तो आपको बता दें कि साल 2011 में मिस्र और ट्यूनीशिया में तानाशाही का पतन हुआ। तब तक हूती यमन में बहुत मजबूत हो चुके थे। उन्हें हर हाल में करीब 33 सालों में सत्ता में जमे राष्ट्रपति सालेह को हटाना था। देश में लगातार चल रहे उपद्रव के बीच सालेह ने इस्तीफा दे दिया और अपने ही डिप्टी मंसूर हादी को शासन की कमान सौंप दी। हादी सुन्नी थे और सालेह जायदी जो शिया मुस्लिम कौम का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गृह युद्ध को समाप्त करने और देश में शांति की पहल की सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात ने। हूती इस संवाद में शामिल हुए, लेकिन ये हादी सरकार का विरोध भी करते रहे। बात बनती न देख वे फिर से इस बातचीत से बाहर हो गए और विद्रोह को हवा देनी शुरू कर दी। उधर अंतरिम सरकार के व्यवहार से दुखी सालेह हूती के साथ मिल गई। जनवरी 2015 तक सालेह हूती गठबंधन ने साना और उत्तरी यमन के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 2017 में हूती सालेह के खिलाफ हो गए और उन्हें मार डाला। खुद पर खतरा देख सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया, लेकिन वे डटे रहे। इस संघर्ष का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, लेकिन हूती सऊदी अरब से खफा हो गए और लगातार सीमावर्ती शहरों में हमले आज भी जारी हैं।
हूती विद्रोहियों ने उत्तर में सरकार का गठन भी किया। पिछले साल हूती ने यूनाइटेड अरब अमीरात मई राजधानी अबू धाबी पर भी ड्रोन हमले कर चर्चा में आए थे। इस हमले में 2 भारतीय असमय काल में समा गए। इसी हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर भी हमले का दावा किया है। यमन में शांति पूरी दुनिया के लिए जरूरी है क्योंकि यह लाल सागर के तट पर है। यहां से पूरी दुनिया को तेल का शिपमेंट गुजरता है। भारत ने यमन से अपने 4000 नागरिकों को 2015 में भीषण गृह युद्ध के बीच निकाला था। अब फिर से अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया। इजराइल ने गाजा पर बमबारी शुरू कर दी, ग्राउंड फोर्स भी उतार दी। इस जंग को 40 दिन पूरे हो चुके हैं। शुरुआत में ईरान ने लड़ाई में शामिल होने की धमकी दी थी, लेकिन उसने बयानबाजी से ज्यादा बड़ा कोई फैसला नहीं लिया। इसके अलावा उसके प्रॉक्सी गुट्स जरूर एक्टिव हैं, जैसे लेबनान का हिजबुल्लाह इजराइल की उत्तरी सीमा पर झड़प में शामिल है। 31 अक्टूबर को एक बड़ा मोड़ तब आया जब हूती विद्रोहियों ने जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया। उसी रोज इजराइल की तरफ कुछ मिसाइल और ड्रोन्स भी दागे गए और कहा कि ये हमले गाजा में की जा रही बमबारी के विरोध में हैं। इसमें इजराइल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, मगर इससे जंग की आग भड़कने का खतरा बढ़ गया था। हालांकि जानकारों ने इस खतरे को कम करके आंका था। उनका कहना यह भी था कि यमन और इजराइल के बीच का फासला बहुत अधिक है। उनके पास इतने कारगर हथियार नहीं है जो इजराइल को परेशान कर सके। इसके अलावा उनकी सऊदी अरब से भी लड़ाई चल रही है, तो वे दूसरे मोर्चे पर जंग नहीं छेड़ सकते। कुछ दिनों तक हो हल्ला शांत रहा, लेकिन 19 नवंबर को सब कुछ बदल गया। गैलेक्सी लीडर का नाम का एक जहाज लाल सागर में दाखिल हुआ। तभी उसके ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। जहाज पर रस्सी फेंकी गई। उसके सारे हूती लड़ाके जहाज पर उतरे। उसमें मौजूद 25 लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया और कुछ देर बाद हूती के पूर्व प्रवक्ता का बयान आया। उन्होंने कहा कि यमन की जल सेना ने अल्लाह की मदद से लाल सागर में एक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसमें हमने एक इजरायली जहाज को जब्त कर यमन के तट पर रखा है। यमन की सेना जहाज के पकड़े गए लोगों के साथ इस्लामिक मूल्यों के मुताबिक व्यवहार करेंगे। यमन की सेना इसकी पुष्टि करती है कि वो तब तक इजराइल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेंगे जब तक कि वो गाजा पट्टी में अपना जुल्म रोक नहीं देते। इजराइल को गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपराध खत्म करने होंगे। इसके बाद इजराइल ने भी रिएक्ट किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से कहा गया कि यह शिप इजराइल का नहीं है और ना ही इसमें इजराइल का कोई नागरिक था। हालांकि उन्होंने इसे ईरानी आतंकवाद का नाम जरूर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की फ्री वर्ल्ड के लोगों और ग्लोबल शिपिंग के रूट्स के लिए खतरनाक है। अब जहाज की कहानी भी आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज ब्रिटिश कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। ऐसा माना जाता है कि गैलेक्सी लीडर आंशिक रूप से एक इजरायली व्यवसायी के स्वामित्व में था और बहामास के झंडे के नीचे नौकायन कर रहा था। जब इसे जब्त किया गया तब यह तुर्की से भारत के रास्ते में था। सार्वजनिक शिपिंग डेटाबेस में स्वामित्व विवरण जहाज के मालिकों को रे कार कैरियर्स से जोड़ते हैं, जिसकी स्थापना अब्राहम रामी उंगर ने की थी, जिन्हें इजराइल के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक के रूप में जाना जाता है। 2021 में इन्हीं की कंपनी से जुड़े एक जहाज में योमान की खाड़ी में विस्फोट हुआ था। उस समय भी इजराइल ने ईरान पर आरोप लगाया था। ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की से भारत आ रहे जहाज में कोई सामान लदा हुआ नहीं था। जापान ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उसने यमन और ईरान के साथ संपर्क किया और अमेरिका ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उसने भी अपने पत्ते खोले हैं, अपने पार्टनर के साथ बातचीत कर रहा है, जल्द से जल्द रिहाई की मांग भी की है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जहाज का अपहरण कितनी बड़ी घटना है। शिपिंग रूट्स में डाकुओं के द्वारा अपहरण कोई नई बात नहीं है। रेड सी में सोमालिया की दहशत का अपना इतिहास रहा है। समय के साथ ताकतवर देशों ने गश्त बढ़ाई, ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत किया, सिक्योरिटी को चाक चौबंद किया। तब से इस तरह की घटनाएं कम जरूर हुई हैं, हालांकि पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। लेकिन गैलेक्सी लीडर का मामला पूरी तरीके से अलग है। ये एक ऐसे गुट ने कहा है जो खुद एक देश यमन पर शासन का दावा करता है। उसे एक और देश ईरान से मदद मिलती है, जो एक तीसरे देश इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका है। उसने कहा है कि हम इजरायली जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। इजराइल ने भी इस घटना को ईरान से जोड़ा है, इसलिए उसको एक आम अपहरण का मामला नहीं माना जा सकता। ये एक तरह से उकसावे वाली घटना है। इस पर पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।